जी, तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी टीम का जो है स्क्वाड अनाउंस हो चुका है फॉर द श्रीलंका टूर। श्रीलंका के साथ इन्होंने जो है 3 टी20 खेलने हैं। एक तो उनको श्रीलंका ही मिलता है बार-बार खेलने के लिए। इस चीज़ के ऊपर तो मैंने एक बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी कि यार उसके अलावा भी कोई टीम्स हैं, उनके साथ भी सीरीज़ खेल लो। लेकिन क्या है ना यार, हमारी एक थिंकिंग है, जो हम हमेशा से करते आए हैं। 22 का वर्ल्ड कप आप देख लें, कोई भी वर्ल्ड कप आता है उससे पहले हम उस मुल्क की जो टीम होती है उसके साथ सीरीज़ रख लेते हैं तैयारी के नाम पे। और उस तैयारी से हमें फ़ायदा कोई भी नहीं हुआ आज तक। ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और मैंने एक भी ये भी बात की कि यार अगर आप जो है 3 मैचेज़ रख रहे हो तो उसके बजाय 5 रखो जिसमें तैयारी का आंसर आपको कुछ नज़र भी आए ना, जिससे आपको कोई फ़ायदा हो। 3 मैचेज़ तो यार सर उठाते ही 1-1 दिन के गैप से रखे हुए हैं, गुज़र जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इन्होंने रखे हैं और मज़े की बात है कि ये जो 15 का स्क्वाड है ना, ये जो इन्होंने अनाउंस किया इसमें 1 से 2 बंदे ऐसे हैं जिनसे मुझे इख्तिलाफ़ है कि ये क्यों आ गए। बाकी जो है ये स्क्वाड ठीक है। ये स्क्वाड जो है लोगों को शायद लग रहा है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पर्चियाँ हैं, ये है वो है। भाई आप लोग जो है स्क्वाड को अगर देखो, मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ इसमें आगे चल के वीडियो में। आप इस स्क्वाड को देखो, इस स्क्वाड में वही बंदे खेल रहे हैं जो आपको काफ़ी अरसे से नज़र आ रहे हैं टीम के साथ। और ये अच्छा मौका है और ये भाई अच्छी बात है कि अगर ये इन प्लेयर्स को चांस देते हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इन्हीं सारों से जो है आपने सीरीज़ खेली है और इन्हीं सारों की आपने प्रैक्टिस करवाई है भाई। इसमें सिर्फ 2 से 3 नाम ऐसे हैं कि जो टीम का हिस्सा नहीं थे, वो नए आए हैं। उसके अलावा बाकी सारी टीम पुरानी है। तो ये शुक्र नहीं अदा कर रहे कि पहली दफ़ा मुझे कोई ऐसा स्क्वाड देखने में मिल रहा है ये 15 का, जिसमें से 11-12 खिलाड़ी मुसलसल टीम के साथ चले हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कैप्टन भी शुक्र है इस दफ़ा उन्होंने चेंज नहीं किया और लेकर चल रहे हैं। तो इसको पर्चियाँ मत बोलो, पर्चियाँ इसमें आपको 1 से 2 ही नज़र आएँगी। और एक मेन पर्ची है उसका नाम मैं लूँगा आगे जाके, वही पर्ची नज़र आ रही है। उसके अलावा बाकी प्लेयर्स भाईजान खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। तो शुक्र करो कि इन्होंने जो ये स्क्वाड सेलेक्ट किया है, ये ठीक है। मुझे पता है ना कि इस स्क्वाड से जो है ना मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्होंने चेंजिंग्स कर देनी है। जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा हमें फिर से पुराने सारे रेलुकट्टे इसमें नज़र आएँगे, जो अभी बिग बैश में ज़लील हो रहे हैं। तो वो भी एक चीज़ है तो सही, लेकिन अभी के लिए जो है ना ये स्क्वाड अच्छा है और बेहतर स्क्वाड है। 1-2 चेंजेस की बात है वो भी चले इसमें आगे जाके करते हैं। तो सबसे जो पहला नाम है वो है जी कैप्टन सलमान अली आगा का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि शुक्र करो कि कैप्टन इन्होंने चेंज नहीं कर दिया। कैप्टन वही है जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, जिसने आपको एशिया कप का फाइनल खिलवाया, ट्राई नेशन सीरीज़ें जितवाई। जो भी टीमें थी वो बात की बात है, लेकिन जितवाई तो हैं, क्योंकि हमारी टीम की जो हालत हो गई थी ना, हम छोटी टीमों से भी हार रहे थे। उसके बाद आते हैं जी अब्दुल समद। शुक्र करो कि भाई इसको ले आए हैं लोअर मिडल ऑर्डर में, इसको खिलाएं अब। इसका थोड़ा-सा बेशक आप नंबर ऊपर कर दें, तीसरे-चौथे पे ले जाएँ, लेकिन इसको खिलाएँ। इसको तीनों टी20 में चांस दें और इसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी रखें, इसको बाहर मत करें यार। हमारे पास मिडल ऑर्डर में कोई भी बड़ा जिसे कहते हैं हिटर है ही नहीं। ओपनिंग से अगर हम लोग थोड़ी-सी मार खाते हैं, हमारा मिडल ऑर्डर बिल्कुल बैठ जाता है। तो हमें मिडल ऑर्डर में अब्दुल समद जैसा बंदा चाहिए था। अब बात ये है कि इसको स्क्वाड में सेलेक्ट कर लिया है, तो अब इसको प्लेइंग 11 में चांस देंगे ये या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उसके बाद है जी इब्रार अहमद। और शुक्र करो भाई इसको नहीं बाहर किया। इसको भी रखा हुआ है जिसको इन्होंने काफ़ी चांसेस दिए हैं। तो इसको रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जो है नीचे हमारे पास आते हैं फ़हीम अशरफ। राना फ़हीम अशरफ ने जो परफॉर्मेंस दी, इसको तो बाहर करना बनता ही नहीं था। और एशियन कंडीशंस के हिसाब से राना से बेहतर टीम में आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलेगी। इस बंदे ने मेरा जो था ना थिंकिंग इसके बारे में और मोहम्मद नवाज के बारे में, वो टोटल इन दोनों ने चेंज किया है। तो अगर परफॉर्मेंस देते हैं तो भाई हमें बुरे कोई भी प्लेयर नहीं है। हमारा इख्तिलाफ क्यों बनता है किसी भी प्लेयर से कि भाई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और टीम में अगर विराजमान है, हमारी लड़ाई उस चीज़ से होती है। बाकी भाई हमारी और किसी चीज़ से लड़ाई नहीं है। तो ये और मोहम्मद नवाज आप सोच भी नहीं सकते कि इनको वर्ल्ड कप की जो है ना स्क्वाड से या प्लेइंग 11 से बाहर किया जाए। ये दोनों तो पक्के हैं, तो फ़हीम अशरफ की जगह तो बनती है और ये भी काफ़ी अच्छे से टीम के साथ हैं। उसके बाद आते हैं जी फ़खर ज़मान साहब। फ़खर ज़मान की ठीक है, हम एक हद तक मान सकते हैं कि इसकी जो है ना सिलेक्शन ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें तो उसके हिसाब से मेरे नज़दीक फ़खर ज़मान की जगह नहीं बनती थी। हो सकता है कि आप लोग शायद बुरा भी मान जाएँ इस बात से या ऑफेंड भी हो जाएँ। लेकिन यार मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि देखो, आप उस चीज़ को देखो कि आपकी टीम को फ़ायदा क्या दे रहा है या कौन-सा प्लेयर दे रही है, क्या चीज़ फ़ायदा दे रही है। नामों के पीछे मत भागो। यार अभी आपको मैं एक रिसेंट मिसाल देता हूँ, अभी एशेज़ चल रही हैं। पैट कमिंस पहले 2 टेस्ट में नहीं थे, तीसरे टेस्ट में आए, चौथे में फिर गए। यार वो इतना बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड कप जिताया हुआ है उसने, डब्ल्यूटीसी जिताई हुई है उसने। यार आप लोग मुझे बताओ कि वो इतना बड़ा प्लेयर अगर इतने आराम से एशेज़ में बैठ सकता है,
तो यार फिर आप किस तरह जो है, हमारे यहाँ पर क्यों नहीं ये चीज़ होती? हमारे यहाँ पे क्यों जो है नामों के पीछे ही भागा जाता है, चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अनफिट है, फिर भी उनको खिलाया जाता है। किस लिए? कि उनका नाम है। ये चीज़ जब तक ये कल्चर हमारी क्रिकेट से खत्म नहीं होगा, हमारी क्रिकेट कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। अगर आप एक फिट क्रिकेटर को लेकर आ रहे हैं, बेशक उसका एक्सपीरियंस नहीं है या एक्सपोज़र नहीं है वैसा, लेकिन वो आपको कहीं न कहीं परफॉर्मेंस ज़रूर दे के जा सकता है। एज़ कम्पेयर टू उस प्लेयर जिसका नाम है लेकिन उसकी फिटनेस नहीं है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो टीम के ऊपर लायबिलिटी और बोझ है। और जब एक सीनियर प्लेयर आपका लायबिलिटी और बोझ बन जाए ना, उससे क्या होता है कि आपकी जो है ना फिर बाकी टीम भी जो है ना वो बैकफुट पे चली जाती है। वो कहती है यार सीनियर प्लेयर ने परफॉर्मेंस दे रहा तो हम क्यों दें फिर? क्योंकि ये भी हमारे यहाँ पर एक कल्चर है कि यार सीनियर का काम है परफॉर्म करना, जूनियर फिर हाथ पैर छोड़ देते हैं कि सीनियर करके दे, हम करे ना करे बात एक ही है। हमने कर दी तो वाह वाह वेल एंड गुड है, ले ना दी अगर परफॉर्मेंस तो कोई पूछेगा नहीं और कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। तो ये भी कल्चर है, इसलिए उन लोगों को चाहते हैं जो फिट है। जो मैं कहता हूँ कि यार अनफिट है उनको कहोगे भाई फिटनेस पे काम करके फिर बेशक आ जाओ। फखर जमान नो डाउट बड़ा नाम है, मैं उसको कभी भी बाय नहीं करूंगा वर्ल्ड कप के स्क्वाड से, लेकिन यार उसको खुद भी सोचना चाहिए प्लेयर को कि मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ। इसके बाद है जी ख्वाजा मोहम्मद नाफे। अब ये प्लेयर भी अच्छा है, तगड़ा प्लेयर है, लेकिन बात वही है कि एकदम से वर्ल्ड कप के करीब ले आना, इससे मुझे थोड़ा-सा जो है ना डर लगता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपने एक प्लेयर को काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल सर्किट से बाहर रखा हुआ है, उसको लेकर ही नहीं आए आप लोग। अब आप जो है वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ में आप लोगों ने उन लोगों को चांस देना था कि जिनको आप लेकर चल रहे हैं काफ़ी अरसे से। ठीक है, आपने उसको स्क्वाड में ज़रूर रखा है, लेकिन अब ये ना हो कि भाई इसकी बेस के ऊपर आप इसको वर्ल्ड कप में ले जाओ, क्योंकि हमारी टीम की रीत यही रही है कि हम जब भी वर्ल्ड कप आता है उसके नज़दीक एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। और हमारी टीम बिल्कुल भी नहीं घबराती एक्सपेरिमेंट करने से और बड़े-बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका खमियाजा हमारी टीम ने भुगता है और हम फैंस ने वो तमाशा यूं हाथ रख के देखा है। तो इसलिए भाई इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट हो सकता है। तो ख्वाजा नाफे की उसकी एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस जो है ना, मैं कहूंगा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप उसको लेकर आए हो। मैं उस चीज पे बात नहीं कर रहा, मैं उस चीज पे बात कर रहा हूँ कि भाई एक बच्चे के लिए इस तरह जो होता है ना इंटरनेशनल लेवल पर आना और फिर एक मेगा इवेंट से पहले आना, वो थोड़ा-सा जो होता है ना कंसर्निंग होता है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी सोचनी चाहिए थी सिलेक्टर्स को ये सिलेक्ट करने से पहले कि यार महीना एक रह गया आपके वर्ल्ड कप में, सवा महीना, तो उससे पहले आप इस तरह की सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं? इसकी जगह आप उन प्लेयर्स को ही कंटिन्यू करवाते जो चल रहे हैं, उनको कहते हैं कि यार ठीक है आप परफॉर्मेंस दें, तो एकदम से बिल्कुल नई एंट्री आना, ये थोड़ी-सी कंसर्निंग बात ज़रूर हो जाती है। ओवरऑल इस बंदे की परफॉर्मेंस है और मैं यही कहूँगा कि यार आप परफॉर्मेंस दो, अब अगर सिलेक्ट हो गए हो, अब आपके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी आ चुकी है। अगर इसको चांस देते हैं प्लेइंग 11 में तो नहीं मिला, तो फिर क्या कह सकते हैं उस पे। फिर है जी मोहम्मद नवाज़, इसकी भी फ़हीम अशरफ की तरह मैंने पहले ही बात कर दी कि भाई इसने जिस तरह परफॉर्मेंस दे दिया है, इसको बाहर करना बनता नहीं है, तो ये भी चलेगा टीम के अंदर। उसके बाद है जी सलमान मिर्ज़ा। अब ये सलमान मिर्ज़ा जो है ना, ये बच्चा वैसे ही इन्होंने साथ टांका फिट किया हुआ है। ये समझ लें कि वो जिस तरह नहीं होता कि ये टांग है एक किस्म की शाहिन अफरीदी की। शाहिन अफरीदी जिस टाइम चाहेगा इसको पीछे खींच के अपनी दूसरी टांग यानी कि खुद आगे हो जाएगा। तो ये इसका कोई होना ना होना बराबर है। ये प्लेयर समझ लो कि सीरीज के लिए है, उसके बाद आपको वर्ल्ड कप में दिखाई नहीं देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर होगा। इसकी जगह शाहीन ही जाएंगे क्योंकि उनको तो कभी ये बाहर करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी तो रीत है कि हम नामों के पीछे भागेंगे। उसके बाद जो है मोहम्मद वसीम जूनियर है। मोहम्मद वसीम जूनियर की भी आप कह सकते हैं कि अच्छी सिलेक्शन है और ये भी टीम के साथ चल रहे हैं, तो इसलिए इनको अब स्क्वाड में रखा है। अब मेन बात ये होगी कि इनको प्लेइंग 11 में खिलाएं, प्लेइंग 11 में भी शामिल करें इनको, तब बात है, तब कोई फायदा होगा। ये खाली स्क्वाड में नाम रखने से कुछ नहीं होता। नसीम शाह ये पर्ची है, ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, टीम के साथ भी नहीं थे भी तो बिल्कुल लुल परफॉर्मेंस चल रही थी, इसे कहते हैं पर्ची। ये पर्ची है टीम में, क्यों है, किस परफॉर्मेंस की बेस पे है। इसकी जगह आपको अब्बास अफरीदी को रखना चाहिए था। आपने उस लड़के का हक मारा, उसके साथ ज्यादती किया, आप उसको खिलाते हैं सीरीज के अंदर। नसीम शाह को आपने किस लिए चांस दिया? ये चीज मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था ना कि 2 से 3 पर्चियां हैं, मैं उसका जिक्र करूंगा। ये आ गई पहली पर्ची, इसकी जगह नहीं बनती थी भाई, इसकी जगह आप अब्बास अफरीदी को लेकर आओ। ये गलत इन्होंने सिलेक्शन किया है नसीम शाह की, बिल्कुल भी जगह नहीं बनती थी। या तो ना कोई परफॉर्मेंस हो, फिर भी बात है, परफॉर्मेंस को छोड़ो, फिटनेस भी नहीं है। एक तो प्लेयर होता है ना कि रिदम में ना हो, फॉर्म में ना हो, तो समझ आती है, लेकिन फिटनेस भी नहीं है भाई। तो इसलिए मैं इस बंदे को तो बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना कि सपोर्ट नहीं कर रहा इस स्क्वाड में। और मैं यही कहूंगा कि इसको बेशक अगर आपने स्क्वाड में रखा है तो इसको अब चांस नहीं देना। आप प्लेइंग 11 में दोगे तो मार खाओगे। उसके बाद है जी साइदुद्दीन फरहान।
इसके ऊपर क्या बात करें भाई, इसका तो हमें ऑलरेडी पता है, इसने परफॉर्मेंस दी है और बड़ी स्टेज पे भी दी है, तो इसलिए इसकी जगह भी बनती है। लेकिन इसके आगे विकेट कीपर जो लगाया है ना, वो चीज़ गलत है भाई। आपने ऑलरेडी उस्मान खान को भी रखा है और ऊपर नाफे को भी रखा, तो फिर ये तीसरे की जो है ना विकेट कीपर लगाने की जरूरत नहीं थी, इसको ऐसा बैटर ही रखना चाहिए था। और अगर माइंड बना रहे हैं तो फिर मेरी समझ से बाहर है कि विकेट कीपिंग इससे करवा के इसका कहीं ध्यान बैटिंग से भी ना हटवा दे। फिर साई मयूब है, साई मयूब यार थोड़े से स्लो हैं, इनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह की मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। जिस तरह की इनकी बैटिंग और इनका कैलिबर है ना, मैं इस बंदे से कभी भी स्लो बैटिंग नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये जो है 23 बॉलों पे 27 कर दे, 30 कर दे। नहीं भाई, मैं तेरे से एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई 12 बॉलों पे तेरे 32 होने चाहिए, जस्ट लाइक अभिषेक शर्मा। मैं तेरे से ऐसी बैटिंग नहीं एक्सपेक्ट करता कि तू जो है 16 बॉलों पे 22 कर या 24 कर। नहीं, तेज खेलेगा तो मैं तुझे टीम में मानूंगा, वरना बेशक तुझे रखते रहे, मैं फिर तुझे उस कैलिबर का प्लेयर नहीं मानूंगा। बाकी है शादाब खान, सेकंड पर्ची ये आई है। अब आगे दूसरी पर्ची, अब इसकी जगह सुफियान मुकीम को होना चाहिए था, ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ भी, या फैसल अकरम को। यार आप उस बंदे की डोमेस्टिक में देखो, उसका तो एक वो क्लिप भी वायरल हुआ जिसमें उसने वो चाचा इफी को आउट किया। क्यों ज्यादती कर रहे हो यार? चलो सुफियान मुकीम आप कहते हो ना कि यंगस्टर है, अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। व्हाट अबाउट फैसल अकरम? यार उसको तो अभी इतना एक्सपीरियंस है, वो डोमेस्टिक का रगड़ा खा कर आ रहा है, तो भाई उसको रखो ना। आपके पास ऑलरेडी लेगी है इब्रार अहमद, आपने उनको रखा हुआ, उनको लेकर चल रहे हो टीम के साथ भाई, तो फिर शादाब की जरूरत नहीं है आपको टीम में। आपके पास ऑलरेडी दो ऑलराउंडर है, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज। आप तीसरा ऑलराउंडर क्यों भर्ती कर रहे हो यार? क्यों ज्यादती कर रहे हो? और इसका तो मुझे पता था शादाब खान का कि ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की ही जो है मैनेजमेंट बैठी हुई है इस टाइम टीम के अंदर। कैप्टन आप देख लें, जो हमारे सलमान अली आगा वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं, और जो कोच है हमारे माइक हसन वो भी जो है आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने तो आना ही आना था। तो इस बंदे की भी जगह नहीं बनती। नसीम और शादाब दो चले हुए कारतूस हैं, इनको देखा था ऑलरेडी, इनकी जगह नहीं बनती भाई। ये पहले भी लीग्स के अंदर परफॉर्मेंसेज देते हुए आए हैं, तो मैं लीग परफॉर्मेंसेज को इतना नहीं काउंट करता। मैं डोमेस्टिक वाले बंदे को जो है काउंट कर लूंगा, चाहे वो इंटरनेशनल नहीं खेला, लेकिन डोमेस्टिक में रगड़ा खा रहा है, मैं उसको कहूंगा कि आजा तू खेल ले। लेकिन मैं लीग्स वाले बंदे को नहीं मानता। ये लीग्स में जाते ही इसीलिए और वहां पर परफॉर्मेंस देते हैं, अव्वल तो हो ही नहीं रही थी। ये हारिस रूफ और शादाब भी दे रहे थे, लेकिन वो भी किस लिए दे रहे थे कि भाई हमें जो है वर्ल्ड कप के लिए पक्का किया जाए, इसलिए परफॉर्मेंस आ रही थी। टीम में लेकर आओ, मैं तुम्हें देखूंगा कि किस तरह फुर्तियां दिखाते हैं। शादाब बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मुझे पता है ना यार, मुझे नहीं पता। मैंने इस शादाब वाली बात आप लोगों को कितनी पहले वीडियो के अंदर बोल दी थी, इसीलिए बोल दी थी कि भाई मुझे पता था कि ये बंदा वापस आएगा, और आ गया। हक मारा है इसने, अब फैसल अकरम हो या सुफियान मुकीम में से किसी का। मैं तो मोस्टली अगर प्रेफर करता तो सुफियान को करता या फिर फैसल को। मेरे मेन जो बंदा था वो शायद था फैसल। मैं फैसल को ज्यादा फोकियत दे देता है एज कम्पेयर टू उसके एक्सपीरियंस के हवाले से, कि यार एक तो उसकी थोड़ी सी एज भी ज्यादा है उससे सुफियान से, और एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, और डोमेस्टिक का रगड़ा भी है। सुफियान को भी उस तरह का रगड़ा नहीं मिला। हाँ, सुफियान को इंटरनेशनल इन्होंने बहुत खिला दिया, लेकिन फैसल के साथ इन्होंने ज्यादती की है, तो फैसल का हक ज्यादा बनता था इस स्क्वाड के अंदर, लेकिन नहीं रखा। ठीक है भाई, मौज मारे। हम यही कर सकते हैं कि बात कर सकते हैं और इनकी जो गलतियां और लूप होल्स हैं उन्हीं को पॉइंट आउट कर सकते हैं। बाकी लूप होल्स को कवर अप करना इन लोगों का काम है, वो हमारा काम नहीं है। उसके बाद है जी उस्मान खान। अब ये भी बंदा मैं मेरे नजदीक फिट नहीं होता कहीं पे भी, इसके जगह हसन नवाज को रखना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी आपने अगर नाफे को खिलाया तो फिर उस्मान खान की जगह नहीं बनती थी। अगर आपने फिर साइद फरहान के आगे विकेट कीपिंग का थप्पा लगाया तो फिर उस्मान खान की जगह नहीं बनती थी। इसकी जगह फिर आप एक प्रॉपर बल्लेबाज ले आओ, हसन नवाज को चांस दे दो। हसन नवाज से तगड़ी हिटिंग नहीं करते मेरे नजदीक उस्मान खान, तो वाई नॉट फिर हसन नवाज, आप उनके साथ चले जाते। और जब आपको पता है कि ऊपर बाबर रिजवान है, तो फिर हसन नवाज की बैटिंग जरा और लेवल की होती है। नहीं देखी हुई बैटिंग तो उसकी न्यूजीलैंड वाली एक सेंचुरी देख लो, उसमें सीनियर नहीं थे, वो खेला ही था, तो उसने कर दी थी। तो सलमान अली आगा होंगे उसके साथ, तो वो उसे कुछ ना कुछ बता देंगे, सिखा देंगे कि भाई इस तरह नहीं तो इस तरह खेल ले। मैं मानता हूँ कि उसकी जगह सलमान अली आगा की भी खुद नहीं बनती होगी, लेकिन चांस दे सकते थे, वो उनके साथ खेल सकते थे हसन नवाज के साथ। तो मेरे नजदीक उस्मान खान की भी इस स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, इधर आना चाहिए था हसन नवाज को। तो ये एक मैं कहूंगा कि ये तीसरी पर्ची आ गई है, और ये तीन बंदे जो है ना पुराने, ये नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद है उस्मान तारिक। अब ये बेचारा है, इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती बस इन्होंने रख लिया टीम में, इसको आगे लंबा इसका करियर परसू नहीं कराने लगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और इस बेचारे का इतना ही लोग पता नहीं क्यों मजाक उड़ा रहे हैं इसके एक्शन के हवाले से। और भाई जब आईसीसी को नहीं मसला, तो ये जो बैठे हुए हैं 2 टके के रेलू कट्टे, ये कौन होते हैं इस बेचारे पे बात करने वाले? वो आ रहा है, उसको आईसीसी ने अलाउ किया, वो खेल रहा है, आईसीसी नहीं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा, तो ये बैठ के ना भी नारे मारी जा रहे हैं कि इसको बैन करो, इसको बैन करो। क्यों भाई, खतरा पड़ गया, खेलो ना।
वो जिस तरह मर्जी बॉलिंग करे, आपका काम है खेलना। आप तक बॉल पहुंच रही है ना, आपके बल्लेबाजों तक, आपकी विकेटों तक आ रही है ना बॉल, तो आप खेलो। नहीं खेला जाता तो वो एक अलग बात है। जिस तरह अजमल से आप लोगों को डर था, आमिर से आप लोगों को डर था, आसिफ से आप लोगों को डर था, जिस तरह आप लोगों ने उनके करियर पर बात किए, मानते हैं कि यार उनकी भी गलती थी, लेकिन आप फंसाने वाले पीछे एक बैकग्राउंड में ना भाई बहुत कुछ फिल्में चल रही होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती। यहाँ पर सिर्फ लोग जो देखते हैं उसी के रिलेटेड बातें कर देते हैं बैठ के सोशल मीडिया पे, पता उन्हें कख भी नहीं होगा कि पीछे हो क्या रहा है। तो जिस तरह अब हमारे पहले प्लेयर्स बर्बाद हुए ना, तो उस तरह इसको भी जो है ना अब ये बर्बाद करने पे तुल के, क्योंकि आते साथ ही हैट्रिक कर ली अगले बंदे ने T20 में, बेशक जिम्बाब्वे के खिलाफ ही की, लेकिन की तो सही ना। तो वो लोगों को डर पड़ गया कि भाई कहीं ये नाम ना बना जाए, कहीं हमारे ग्रेट्स के, सो कॉल्ड ग्रेट्स के रिकॉर्ड ना टूट जाए। तो फिर कुछ ना कुछ तो उन्होंने प्रोपेगेंडा करना ही है। तो और कुछ मिले ना मिले तो फिर वो ये चीज शुरू कर देते हैं हमारे प्लेयर्स के खिलाफ। तो ये चीजें चलती रहेंगी। बहरहाल मैंने आप लोगों को जो है बता दिया कि स्क्वाड के अंदर 3 लूप होल्स हैं और 3 पर्चियां हैं। इन पर्चियों को जो है ना, अगर ये किसी और प्लेयर के साथ रिप्लेसमेंट कर देते ना जिनका मैंने नाम ले लिया, तो ये चीजें बहुत बेटर हो सकती थी। और मैं यही कहूंगा कि इन्हीं प्लेयर्स के साथ अगर आप वर्ल्ड कप में भी चले जाओ ना, ये 3 चेंजिंग्स करके, तो आप यकीन करो कि एक अच्छे सर्टेन लेवल तक जा सकते हो। बाकी आप लोगों की जो भी राय हो इस स्क्वाड के बारे में, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।